टॉपिक है तुम्हारा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। अब ध्यान से समझिए कि विभव का परिभाषा दिया गया था कि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आने में जो कार्य करना पड़ता है वो कहाँ से? अनंत से। अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो उस बिंदु पर क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, विभवांतर। और विभवांतर क्या है कि उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, है ना। तो परिभाषा दिया जाता है कि V बराबर होता है W/Q। तो Q का मान अगर हम 1 रखते हैं तो V बराबर कितना होता है? W, है ना, मतलब किया गया कार्य। तो इसका क्या परिभाषा देंगे? Q का मान कितना है? 1। तो परिभाषा देख के देते हैं कि एकांक आवेश को, मतलब उसका मान कितना हो? 1। तो एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से इस बिंदु तक, मान लो ये बिंदु A है, लाने में, अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? इस बिंदु पर क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। मान लो ये बिंदु था तो उसी अनंत से यहाँ भी पहुंचे तो यहाँ भी विभव निकलेगा, और उसी अनंत से यहाँ भी पहुंचे तो यहाँ मान लो भी A निकला, यहाँ भी B निकला। तो इन दोनों के बीच में कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा? मान लो कि यहाँ 5 वोल्ट निकला है और यहाँ 6 वोल्ट निकला है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 वोल्ट। इसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर। ये तो विभव कहलाएगा। अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु पर विभव। अनंत से इस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य इस बिंदु पर विभव कहलाएगा। और इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर, है ना। दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर। तो इसको क्या देते हैं परिभाषा कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़े उसको हम क्या कहते हैं? विभवांतर। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये तो रहा तुम्हारा विभव और विभवांतर का परिभाषा, ठीक है। इसको तुम पढ़े थे, है ना, विभव और विभवांतर। अब ध्यान दीजिए V बराबर, यहाँ विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल क्या कहता है? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, है ना, पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में ले जाना है, बैटरी सहित, है ना। मतलब ये कि मान लीजिए कि ये कोई बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी लगी है और इस बैटरी से धारा निकल रही है, ठीक है। तो उस एकांक आवेश को, मान लो कि यहाँ 1 कूलाम का आवेश है, ठीक, 1 कूलाम का आवेश है, या 1 कूलाम का आवेश अगर यहाँ से निकल रहा है तो इस पूरे परिपथ में उसको बैटरी सहित घुमाने में जो कार्य करना होगा उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल। अब फार्मूला सेम होगा कि E बराबर, इसको विद्युत वाहक बल को E से डिनोट करते हैं, तो E बराबर होगा W/Q। E बराबर होगा W/Q। तो जब Q का मान 1 रखा जाएगा तो E बराबर कितना मिलेगा? W। तो फिर वही परिभाषा हुआ कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। बात अब ये सेम विभवांतर जैसा ही है, लेकिन विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर क्या है ये हमको थोड़ा सा जानना है। आप समझिए कि विद्युत वाहक बल बैटरी द्वारा उत्पन्न सबसे अधिक विभवांतर होता है, सबसे अधिक विभव होता है, और किसी भी बिंदु पर अगर आप प्राप्त करेंगे तो उससे कम मिलेगा। जैसे बैटरी में जो लगा रहता है, ये क्या बोलते हैं, अपघट्य, वैद्युत अपघट्य लगा रहता है ना। वैद्युत अपघट्य के कारण कुछ आवेश जो है उसके भीतर क्या हो जाता है?
नष्ट हो जाता है, कुछ धारा उसके अंदर भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो उस आंतरिक प्रतिरोध के कारण वो कुछ, मान लो कि ये बैटरी भी तो अपना कुछ खर्चा करेगा, बैटरी धारा दे रहा है तो बैटरी भी तो कुछ अपना खर्चा करेगा। तो ये बैटरी का भी एक अपना क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और उस प्रतिरोध के कारण वह उसको क्या कर लेता है, थोड़ा बहुत धारा एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण यहां पर पहुंचते पहुंचते वोल्टेज थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पूरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध सहित जो धारा था, जो विभवांतर था, उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसके सहित, आंतरिक प्रतिरोध के सहित। ठीक है, लेकिन अब यही आंतरिक प्रतिरोध, अब कहने का मतलब कि मान लो यहां से 5 वोल्ट यह दिया, बैटरी का पूर्ण कैपेसिटी विद्युत वाहक बल कितना था, 5 वोल्ट। अब बैटरी भी कुछ खर्चा करेगा, क्योंकि उसका आंतरिक प्रतिरोध स्वयं का लगेगा ना, क्योंकि जब वो आवेश जो है उसके पानी में ट्रेवल करेगा, अब वैद्युत अपघट्य में एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में ट्रेवल करेगा, तो ट्रेवल करने के कारण उसको प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का भी, उसके वैद्युत अपघट्य का भी क्या होगा, प्रतिरोध होगा। मान लीजिए कि एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, इसको बैटरी में रखा गया है ऐसे, और इन दोनों के, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इन दोनों के बीच में एक बल्ब जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब भाई यहाँ से निकलेगा, ये से घूम के जाएगा, तो ये बल्ब क्या होगा, जलेगा। अब यहाँ से देखो, तुम ध्यान दो कि ऐसे गया, ऐसे आया, और इस पानी में से इसको ऐसे ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं। तो ये ट्रेवल जो कर रहा है इसके वैद्युत अपघट्य में, तो ये वैद्युत अपघट्य भी इस पर क्या लगाता है, प्रतिरोध। ऐसे बिना खर्चा के तो कोनो काम नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आई कि नहीं। बस खाली गाना प्रचलित है कि अपने तो अपने होते हैं, लेकिन बात दूसरी है, चाहे अपने हो चाहे पराए, है ना। कीमत चुकाना पड़ता है किसी भी चीज का, क्या समझे, है ना। आज जिस जगह आज आप कीमत नहीं चुकाइएगा तो उस जगह जो है दरार बड़ा जल्दी आ जाता है ना। अगर दोस्ती रिश्तेदारी के बीच में अगर पैसा आ जाए तो उसको टूट ही जाना है, चाहे जब टूट जाए, ये जान लीजिए। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन इतना जान लीजिए कि चाहे कितनों गहरी दोस्ती हो, चाहे कितनों गहरे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे खुद माँ बाप, है ना, अगर आप कीमत नहीं चुकाइएगा तो आपका उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका एहसास तुमको जल्दी होगा 23 या 24 बरिस मुश्किल से, फिर उसके बाद देखो, है ना। आप अगर 2 भाई हैं, एक भाई कमाने लगा और दूसरा नहीं कमा रहा है, तो बातें बदल जाएंगी। अब कैसे बदल जाएंगी वो अंदाजा लगा सकते हो, अभी नहीं समझ में आएगा, है ना। ठीक है, 4 बार उसको खाना पूछा जाएगा, है ना, और तुमसे कहा जाएगा कि दिनवा भर खाए किस बात और कौन काम हो। ठीक है, दोस्ती में, दोस्ती को पैसा से नहीं तोला जाता है। एक तो गाना है, सोचो एक दिन दुनिया में ऐसा भी आता है, अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। जानते हो, और वो अच्छा खासा दोस्त जो दुश्मन बन जाता है ना, वो खाली पैसे की वजह से बनता है। अरे यार, बच्चे हो बच्चे अभी, है ना। एक तजुर्बा कुछ अलग चीज होती है ना। जब तुम्हारी बरई थी तो हम 12 में पढ़ रहे थे, तो बड़ा अंतर है। अभी 10-12 साल अभी बिताइए जिंदगी को, तब जानिएगा कि नहीं एक्चुअली में होता क्या है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। तो समझ में आया कि विद्युत वाहक बल क्या है। समझ में आई बात कि एकांक आवेश को पूरी परिपथ में ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। E बराबर तुम्हारा क्या मिलेगा, W/Q। Q का मान 1 रखिएगा तो E का मान मिलेगा W। तो वही परिभाषा मिला, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं,
विद्युत वाहक बल। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा कि विद्युत वाहक बल और दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध R में हम संबंध निकालेंगे। एकदम आसान है। आंतरिक प्रतिरोध, अब मान लो कि एक बैटरी था, ये बंद करो बात, एक बैटरी था, ये लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक ये परिपथ में ऐसे लगा हुआ है, ये पूरी की पूरी बैटरी है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये पूरी की पूरी बैटरी है। इस पूरे बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? E मान लिया गया है, ठीक है। इस पूरे बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना मान लिया गया है? E मान लिया गया है। अब मान लो कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब पर आने वाले वोल्टेज को हम क्या मान लेते हैं? V, क्योंकि जब भी आएगा ये जितना विद्युत वाहक बल दे रहा है उससे कम ही आएगा। यही हमको दिखाना है ना, यही हमको प्रूफ करना है कि क्या एक्चुअली में कम हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, इस पूरे बैटरी का विद्युत वाहक बल हम कितना मान लिए? E मान लिए। इस बल्ब पर आने वाले विभवांतर को कितना मान लिए? V मान लिए। बात क्लियर है? अब ध्यान देना कि ये जो बैटरी का प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को हम क्या मान लिए? R, है ना। अब देखिए श्रेणी क्रम में सब के सब हैं, तो सब में बहने वाली धारा क्या होगी? I, ठीक है, बात समझ में आई? सब में बहने वाली धारा क्या होगी? I। इसके बीच का जो विभवांतर है, इसके बीच के विभवांतर को हम क्या मान लेते हैं? V डैश। ध्यान देना, इसके बीच के विभवांतर को क्या मान लेते हैं? V डैश। तो हमको ये बताइए कि अगर हम कहें, चलो इधर ध्यान दो, अब यहाँ पर लिखते हैं W मतलब किया गया कार्य और कंप्लीट यानी पूरा कार्य हमको बताइए। तो पूरा कार्य की अगर इस बैटरी के परिपथ में पूरा कार्य अगर पूछा जाए इस परिपथ में, तो पूरा कार्य के लिए पूरा वोल्टेज लेंगे। अब पूरा वोल्टेज कितना था? E था, है ना। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो किया गया कार्य है वही तो कहलाता है E, है ना। तो W बराबर कितना होता है? E इंटू Q। W बराबर E इंटू Q, ठीक है। तो Q बराबर कितना होता है? I इंटू T। तो E W कंप्लीट निकालिएगा तो ये कितना मिलेगा? E इंटू I इंटू T, ये कंप्लीट, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर जो कार्य हुआ होगा इसको हम बाह्य कार्य कहें। इस बैटरी के भीतर यहां पर जो कार्य हुआ होगा उसको आंतरिक कार्य कहें। तो जरा बाह्य कार्य की बात करिएगा, तो बाह्य कार्य की बात करोगे तो यहाँ V इंटू Q होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ का वोल्टेज केवल कितना है? V है, तो V इंटू Q होगा। अब Q का मान कितना है? V इंटू I इंटू T। तो किया गया कार्य बाह्य रूप में मिल गया, ठीक है। अब आंतरिक की बात करते हैं, तो आंतरिक की बात करते हैं तो W आंतरिक। तो आंतरिक की बात करेंगे तो यहाँ के लिए वोल्टेज कितना था? V डैश। तो V डैश इंटू, क्योंकि आवेश सब में सेम होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब के सब श्रेणी क्रम में है ना। तो V डैश इंटू Q है। V डैश का मान कितना है? I इंटू Q का मान I इंटू, तो V डैश I इंटू T। क्लियर? यहाँ से ध्यान देना कि चूंकि V डैश बराबर कितना होता है? IR होता है कि नहीं। यहाँ का प्रतिरोध R है और इसमें प्रवाहित धारा I है, तो V डैश का मान कितना होगा? IR। तो यहाँ रखो, तो V डैश का मान IR रखोगे तो W आंतरिक बराबर कितना मिलेगा? IR इंटू I इंटू T, यानी I स्क्वायर RT। ये क्या मिल गया? W आंतरिक मिला है। W बाय कितना मिला है? VIT। अब पूरा कितना मिला है? EIT, ठीक है। तो भाई पूरा कार्य जो है आंतरिक और बाह्य के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो W पूरा कार्य बराबर आंतरिक प्लस बाह्य, है ना। तो जोड़ दीजिए, तो पूरा कितना था? EIT। आंतरिक कितना है जी? I स्क्वायर RT। अब बाह्य कितना है? VIT। इसमें से IT कॉमन लेके कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से IT कॉमन लीजिए, यहाँ से IT कॉमन लो, तो यहाँ क्या बचा? I इंटू स्मॉल r है, I इंटू R। अब प्लस यहाँ से कितना बचा? V। ये IT और IT कट गया, तो E बराबर कितना मिला? V प्लस IR। तो V बराबर यहाँ से कितना मिलेगा? E माइनस IR। देखो आ गया कि नहीं आ गया?
मतलब कि यहाँ पर का जो वोल्टेज है वो यहाँ के बैटरी के कुल वोल्टेज से क्या है, कम है। यहाँ से क्या कुछ माइनस हो रहा है, देखो ई में से कुछ क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो घटाने का मतलब ये हो गया कि यहाँ भी का मान ई से क्या है, कम है। तो टर्मिनल विभवांतर जो होता है वो बैटरी के पूरे विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। तो यही फार्मूला था V बराबर E माइनस आई इंटू आर। क्लियर है, यही था विद्युत वाहक बल। अगला क्या है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने 2 नियम दिए है ना, परिपथ के लिए, किसी भी परिपथ के लिए धाराओं के मिलने के अनुसार उस पर 2 नियम दिया गया है ना, धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज, बैटरी है ना। अगर किसी परिपथ में जोड़ा गया है तो किस तरह से बहता है, किस तरह से कार्य करता है, उसके संबंध में 2 फार्मूला दिए गए, मतलब 2 नियम दिए गए किरचॉफ के। अब किरचॉफ के दोनों नियम क्या थे, इधर ध्यान दो, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। एक बार समझ गए तो समझ लो कि ये लिखा जाएगा है ना। तो पहला समझो क्या था, किरचॉफ का नियम पहला कह रहा है कि किसी संधि पर मिलने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी परिपथ में और किसी संधि पर, किसी चौराहे पर है ना, 4 रास्ता आ रहा है तो 3 रास्ता से लोग आएंगे तो 1 रास्ता से जाएंगे है ना। अगर 2 रास्ता से आएंगे तो 2 रास्ते से जाएंगे, अगर 1 रास्ता से आएंगे तो 3 रास्ते से जाएंगे। मतलब कुल मिला के उन आने और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। चाहे इसको इस तरह से कह सकते हैं कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर किसका, जाने वाली धाराओं का योग। या फिर इसको ये कह सकते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आई। अब मान लीजिए कि ये संधि है ना, ठीक। अब यहां से इस पर 3 धाराएं आ रही हैं, I1, I2, I3। यहां से 2 धाराएं बाहर निकल रही हैं, I4 और I5। बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि अगर आने वाली धाराओं को तुम प्लस मानते हो तो जाने वाली को क्या मानोगे, माइनस। लेकिन अगर आने वाले को तुम माइनस मानते हो तो जाने वाली को क्या मानोगे, प्लस। वो तुम्हारे मानने के ऊपर है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर दिशाओं को अगर चेंज करोगे तो माइनस प्लस क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम कहें कि बीजगणितीय योग, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। यानी I1 प्लस I2 प्लस, ये तीनों एक ही दिशा है, तीनों को प्लस लिए, ये दोनों क्या है, दूसरी दिशा है। ये इस संधि पर क्या कर रही हैं, आ रही हैं, ये इस संधि से जा रही हैं। यानी -I4 माइनस I5 बराबर कितना, 0। इसको ढंग से जरा लिखोगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा I4 प्लस I5। तो हुआ ना, किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग है। बात समझ में आई। मुसाफिर आने वाले नहीं, फिर जाने वाले, तो यहाँ जाना है तो जो मुसाफिर आता है उसको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं फिर जाने वाले है ना, जिसको लेकर आइएगा फिर उसको पहुंचाइएगा भी। अब ऐसा थोड़े ना कि सब सनी देवले हो गए तो पाकिस्तान से लिया के बिया करके रख लेंगे। ठीक है, हमारी बात समझिए कि एकदम सिंपल सा बात है। इधर ध्यान दो, मान लो कि यहाँ पर यहाँ से एक बैटरी का तार आया जहाँ से 5 एम्पियर की धारा आ रही है। कितना की, 5 एम्पियर की। इस 5 एम्पियर की धारा से यहाँ से आने के बाद 4 बल्ब को जलाया गया। मतलब इस धारा को कई भाग में बांट दिए, 4 भाग में बांट दिए। तो इसका मतलब है कि अब 5 एम्पियर की धारा दे रही है तो वही 5 एम्पियर न 4 बल्बों में गया होगा। इसका मतलब अब बांटा होगा अपने आप को।
सोच के देखो ना, एम्पियर धारा का मतलब आवेश, आवेश जितना है इस वाले पाइप में इतना आवेश है। सोचिए पाइप, एक तरह से कल्पना करिए कि एक पाइप है, इसमें पानी जा रहा है, ये सब भागों में बट गया, तो उसी को ना बांटेगा, उसी 5 एम्पियर को ना 4 भागों में बांटेगा। अब वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बांट लेगा, जो पाइप जितना मोटा वो उतना ज़्यादा पानी लेगा, और जो जितना कम उतना, तो जो जितना बल्ब ज़्यादा कैपेसिटी वाला होगा वो उतना ज़्यादा एम्पियर ले लेगा, जो कम कैपेसिटी वाला होगा वो कम एम्पियर लेगा। और सब के सब समान रहेंगे तो सब समान लेंगे, लेकिन बांटेंगे किसको? 5 एम्पियर को ही। तो ये चारों अगर बांटेंगे, मान लो कि इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें I4 है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर कितना एम्पियर होगा? 5 एम्पियर। क्योंकि यही 5 एम्पियर यहाँ आने के बाद क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। तो यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। बड़ा आसान है किरचॉफ का प्रथम नियम, जो भी कुछ है वो सेकंड नियम में है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम यही है कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एकदम सिंपल है ना। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। अब उसको दूसरे तरीका से कहिएगा तो ये कहिएगा कि उस संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, लोगों को लगता है कि देखिए एक ठो कहावत है बहुत पुराना कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। अब एक बात समझना कि कुछ लोगों को लगता होगा कि अगर हम न भी पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो हम न भी पढ़ेंगे तो कौन सी बड़ी बात है, हम अपने से पढ़ लेंगे, है ना। गुरु का काम केवल इतना होता है कि सब कुछ तुम्हारे पास मौजूद है, सब कुछ, बस हमको केवल एक दिशा दिखाना होता है और उतना से ही आपका काम बन जाता है ना। एक बार क्या हुआ कि एक धोबी था, उसके 50-60 गधे थे, जैसे हमारे पास है ना, ऐसा ही है ना। तो मान लीजिए कि हम धोबी हैं, हमारे पास 50-60-70 गधे हैं। तो सुनिए, तो एक धोबी था, तो उसके पास 50-60 गधे थे, तो अपना एक गधा बड़ा परेशान करता था। तो एक संत जा रहे थे, उस संत से अपना जो है कि कहा कि ऐसी बात है ना। अब एक दिन उस रात को जो है कि वह रस्सियों से बांध रहा था सब गधों के, तो एक रस्सी कम पड़ गया। तो वही संत जा रहे थे, तो क्या करें बताइए, अब कैसे इसको बांधे, है बड़ा लतखोर, है ना। तो कहे कि ठीक है, एक काम करो, बिना रस्सी के उसको बांध दो, बिना रस्सी के। कहे कि ठीक है, बिना रस्सी के बांध देते हैं। तो गया, गर्दन उसका पकड़ा, ऐसे ऐसे घुमाया, है ना, ऐसे लिया के खूंटा में ऐसे ऐसे करके बांध दिया, चला गया। ठीक है। अब अगले दिन सब गधों को मार के, मतलब खोल के रस्सी लेके जा रहा है। जब उसकी बारी आई तो उसको तो बांधा था नहीं, बस खाली ऐसे ऐसे करके ऐसे किया था। अब उसको कितनों डंडा मार रहा है, वो जा ही नहीं रहा है। कितनों डंडा मार रहा है, वो जा ही नहीं रहा है। बड़ा परेशान हो गया कि आखिर ये हिल क्यों नहीं रहा है। फिर वो संत जा रहे थे, तो अरे बाबा कल का वो हिल ही नहीं रहा है वहाँ से। तो कहे कि भैया कल बांधे थे तो खोले हैं। तो अरे बांधे कब थे कि उसको हम खोले हैं। तो भैया है तो गधा है ना, तो उसको खोलना पड़ेगा। बात समझेगी नहीं? तो अब जाके जैसे जैसे बांधा था वैसे वैसे क्या किया, खोला, और फिर आगे चलो तो चल दिया, है ना। तो एक्चुअली में बात यह है कि तुम भी वही गधे हो और तुमको बांधा नहीं गया है, तुम भी खुले हुए हो, लेकिन तुमको पता नहीं है, तुमको ऐसा लग रहा है कि हम क्या किए हैं, है ना। अब बस वही हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं, संत हम ही हैं, हम संत से कम नहीं हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही नियम है।
अब क्या कहता है ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। अब बड़ा मजेदार ट्रिक बताएंगे, है ना, किरचॉफ के नियम को हल करने का। वो मेरा एक्सपेरिमेंट है, समझ लो, वो तुमको कहीं नहीं मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, क्या कहता है किरचॉफ का नियम कि किसी परिपथ में, पहले ध्यान से सुनो परिभाषा, किसी परिपथ में विभिन्न खंडों में, किसी परिपथ में किसी बंद पास में, ध्यान से सुनना, किसी परिपथ में किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। फिलहाल समझिए, ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा कि किसी परिपथ में, है ना, किसी परिपथ के बंद पास में, बंद पास के विभिन्न खंडों में लगे प्रतिरोधों और उसमें बहने वाली संगत धाराओं के गुणनफल का क्या, गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। किसी परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में लगे प्रतिरोधों और उसमें बहने वाली संगत धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये इसका परिभाषा है, लेकिन इस परिभाषा को समझना कैसे, देखिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। ये एक बैटरी लगी है, एक ये बैटरी लगी है, इसका विद्युत वाहक बल हम क्या मान लेते हैं, E1, इसका विद्युत वाहक बल क्या मान लेते हैं, E2, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R1, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R2 और इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R3। ध्यान देना, अब E1 से धारा निकलेगी एक, इसको हम मानते हैं क्या, I1। एक E2 से भी तो धारा निकलेगी, इसको हम मानते हैं क्या, I2। अब I1 धारा यहाँ जब पहुँचा है, I2 धारा यहाँ जब पहुँचा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा ये और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा ये, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो जब ये दोनों के दोनों इस संधि पर आ रही है ना, तो जब जाएंगी तो दोनों क्या होंगी, मिल जाएंगी, यानी I1 प्लस I2, इसमें I1 प्लस I2, फिर जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ तक पहुँचा है, तो वह कौन पहुँचा है, I1 प्लस I2। तो फिर जब उस संधि पर पहुँचेगा तो दो भाग में बटेगा, और जो जिसका था वो ले लेगा। इसमें कौन सा था, इस बैटरी में I2 ना, तो इधर की तरफ कौन चला जाएगा, I2, और इधर की तरफ कौन चला जाएगा, I1। समझना तुमको ये है कि सबसे पहले बात कि इस परिपथ में किस में कौन धारा गया है, सबसे पहली बात ये समझनी है। इस वाले R1 में कौन धारा है, I1 है क्या, इस वाले R1 में कौन धारा है, I1। इस R2 में कौन धारा है, I2। इस R3 में कौन धारा है, I1 प्लस I2, और इसमें लगा वोल्टेज E1 और इसमें लगा वोल्टेज E2। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहला काम कि किरचॉफ के नियम को समझने के लिए सबसे पहला काम कि जितने प्रतिरोध लगे हुए हैं सब प्रतिरोधों में ये पता करो कि कितनी कितनी धारा जा रही है, एकदम अलग अलग। R1 में I1 है, R2 में I2 है और R3 में I1 प्लस I2 है, क्योंकि ये कह रहा है कि संगत धाराओं, मतलब जो प्रतिरोध है उसी में बहने वाली धारा है ना, जो और दूसरी बात अब यहाँ पर समझते हैं
किसी परिपथ के बंद पास, ये पूरा का पूरा परिपथ हो गया। अब परिपथ के किसी एक बंद पास की घटना है, तो ये बंद पास एक हो गया, इसमें दो बंद पास हैं, एक बंद पास ये है और एक बंद पास ये है कि नहीं? एक ये बंद पास है और एक ये बंद पास है, तो इन दोनों में बारी बारी से किरचॉफ का नियम लगाया जा सकता है। तो एक बंद पास ये हुआ, ठीक है। तो अभी समझिए, कह रहा है कि किसी परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में, विभिन्न खंडों में, अब विभिन्न खंडों क्या हुआ? ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और 4 खंड है ना इस बंद पास के। 4 खंड में से 2 खंड में जो है कि प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल लगा हुआ है। इसमें भी लग सकता था, इसमें भी लग सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस एक एक शब्द का मतलब समझो। किसी परिपथ के, पूरा परिपथ हो गया, बंद पास के, तो एक ठोई बंद पास ले लिए, ठीक है। विभिन्न खंडों में, तो एक आध ठो खंड हो गया, ठीक है। लगे प्रतिरोधों, प्रतिरोध लगा है, ठीक है। और उसमें बहने वाली धाराओं, तो R1 में बहने वाली धारा I1 और R2 में बहने वाली धारा I2, धाराओं के गुणनफल, यानी I1 का गुणा R1 से और I2 का गुणा R2 से होगा का बीजगणितीय योग। ये जो है का बीजगणितीय योग, अब इसी को समझना है कि वो बीजगणितीय योग हम कैसे निकालेंगे। अभी हम बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये परिभाषा पहले क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये इस पास में, इस वाले पास में, पास नंबर 1 में कई गो विद्युत वाहक बल लगा है? E1 और इन दोनों का बीजगणितीय योग इसमें लगे प्रतिरोधों और धाराओं के गुणनफल के बीजगणितीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। यानी I1 R1 और I2 R2 के बीजगणितीय योग के बराबर जो है E1 और E2 का बीजगणितीय योग होगा। ये था तुम्हारा किरचॉफ का नियम। क्लियर हुआ? ठीक है। अब बीजगणितीय योग अब कैसे निकालेंगे, अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान देना कैसे निकाल रहे हैं। इसको पहले एक नाम दे देते हैं, A B C D E और F, और एक बंद पास कोई लेते हैं। अब ध्यान देना तरीका क्या है इसको हल करने का। न तो हम दक्षिणावर्त करेंगे, न तो वामावर्त करेंगे, है ना, न तो सीधा चलेंगे, न तो उल्टा, कुछ नहीं करेंगे, एक भी किताबी मेथड नहीं लगाएंगे। बस आप देखते जाइए कि कितनी आसानी से यह हल होता है। कोई एक बंद पास उठाओ और कौनो एक ठो कोना पकड़ लो, तुम्हारी मर्जी। कोई एक कोना पकड़ लीजिए, जिस कोना पकड़िएगा उसी कोना से नाम लिखना शुरू कीजिएगा। बताइए कहाँ से चलेंगे आप? ए से, तो नाम वहां से लिखते हैं। जिधर चलना है उधर चलो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन उसी पास में चलना। तो ए से इधर से चलना चाहोगे या फिर इधर से? ठीक है, इधर से चलो। तो हम कैसे चलेंगे? ए से बी चलेंगे, फिर बी से सी चलेंगे, फिर सी से डी चलेंगे, फिर डी से ए चलेंगे। तो ए को बंद पास कंप्लीट हुआ कि नहीं? हो गया। ए बी सी डी ए कंप्लीट हुआ। तो नाम लेते हैं बंद पास ए बी सी डी ए में बंद पास कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब लिखते हैं, कहता है कि उसमें विभिन्न खंडों में लगे प्रतिरोधों और संगत धाराओं का गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब इस चीज को हम देखते हैं कैसे देखेंगे, ध्यान देते जाना। जैसे जैसे लिखे हो उसी तरह से चलो, है ना, ठीक है। जिस खंड में तुम चलोगे उसका प्रतिरोध लेना और उसका धारा का क्या करना? गुणा करना। अगर धारा तुम्हारे चलने के उल्टा दिशा में आ रही है तो माइनस लेना, अगर तुम्हारे चलने के दिशा में ही धारा जा रही है तो क्या लेना? प्लस। सिंपल बात एकदम। देखो हम यहां से चलना शुरू किए, ए से बी चल रहे हैं, तो जब R1 पर तुम पहुंचे हो तो बताओ धारा किधर आ रही थी और तुम किधर जा रहे थे? ए से बी जा रहे हो तुम ना, धारा किधर से किधर आ रही है? बी से। तो I1 को क्या लेना है? माइनस। यानी लेंगे हम माइनस I1, और I1 का संगत कौन है? तो माइनस I1 इंटू R1। पहले का कंप्लीट हुआ। फिर बी से सी चलेंगे, इसमें तो आई नहीं, तो सी से फिर किस में चलेंगे? डी में। तो सी से डी में चलिए, तो जब R2 पर आप पहुंचे हैं तो देखे हैं कि I2 भी उधर जा रहा था, तो उसको क्या लेंगे? तो क्या लिखेंगे? प्लस I2 R2। क्लियर? प्लस I2
R2। अब ध्यान देते जाना, क्या D से A में है एक भी? कंप्लीट हुआ ना? जितने प्रतिरोध इसमें लगे हुए थे सबका बीजगणितीय योग लिख दिए, बराबर बराबर। अब हमको किसका बीजगणितीय योग लिखना है? विद्युत वाहक बल का। अब विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग लिखने के लिए सबसे आसान ट्रिक बताते हैं तुमको। जहां से चले थे फिर से वहीं से चलना है ना। अभी बताओ कि ये जो लगा हुआ है लंबी वाली पाई किसको दिखाता है, प्लस को कि माइनस को? और छोटी वाली माइनस को, ये पता है ना। तो जहां से चल रहे हो वहीं से चलो दोबारा, और जो लास्ट वाली बैटरी की खूंटी होगी उसी का चिन्ह लगा देना, मामला खत्म, एकदम टेंशने खत्म। क्या बोले हैं कि जो लास्ट वाला होगा उसी का चिन्ह लगाना। तो जब A से B की ओर चले हो तो लास्ट वाली खूंटी E1 का कौन सा है? इधर से चलते समय लास्ट वाला कौन सा है? माइनस है ना। तो E1 को क्या लेंगे? माइनस। तो बराबर लिखे माइनस E1। आगे पहुंचो, B से C गए, एक भी नहीं मिला है, लेकिन C से D में एक गुण मिला है ना। अब E2 का बताओ चिन्ह क्या होगा? क्यों? लास्ट वाला कौन है? प्लस है, तो E2 का क्या लेंगे? प्लस लेंगे। तो क्या बन गया? I2 R2 माइनस I1 R1 बराबर E2 माइनस E1। ये रहा तुम्हारा फार्मूला, है ना। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम कौनों कोना से बताओ, हम चलें एकदम यही आएगा। आज जिस तरह से बताएं उसी तरह से चलना, न तो दक्षिणावर्त न तो वामावर्त, तितिमाई नहीं करना है। बताओ किधर से लिखें? चलो इधर से लिखते हैं, CBAD लिखते हैं, CBAD में। अब ध्यान देना कहाँ से चल रहे हो? C से ना। तो C से जब इधर चले हो तो R1 अब बताओ प्लस मिलेगा कि माइनस? C से इधर चले, अब B से A, तो I1 भी उधर जा रहा है और तुम भी उधर जा रहे हो, तो I1 को क्या लोगे? प्लस। तो I1 इंटू R1। फिर इसमें एक भी नहीं मिला, और जब इसमें गए हो तो इसको क्या लोगे? माइनस ना। तो क्या लेंगे? माइनस I2 इंटू R2 बराबर कंप्लीट, प्रतिरोध कंप्लीट। फिर वहीं से चलो जहां से चले थे। इस बार किसको लेना है? विद्युत वाहक बल को। तो यहां से गए, इसमें नहीं है, यहां से गए, लास्ट वाली खूंटी कौन है? प्लस, तो E1। फिर यहां से गए, इसमें लास्ट खूंटी कौन है? माइनस E2। क्या वही आया है? नहीं, इसमें देखो E2 माइनस E1 है, तो इसको माइनस माइनस कॉमन लेके कटा दो, तो I2 R2 माइनस I1 R1 है ना। इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो E2 माइनस E1 माइनस, ये कटा, मिल गया? मिला कि नहीं? तो मर्जी तुम्हारी कि जिस कोने से पकड़ो वहां से चल दो। अभी एक दूसरा बंद पास बचा हुआ है ना। उस बंद पास में भी निकाला जाए तो उस बंद पास में निकालते हैं, ठीक है। बंद पास किसमें? D C F, अरे D C E F और E में, D C E F E में, D C E F D में, ठीक है। चलो चलिए, D से C गए, पहला प्रतिरोध कौन मिला? उल्टा सीधा, तब माइनस I2 R2, खत्म मामला। आगे बढ़िए, C से भी कुछ नहीं मिला, E से F उल्टा सीधा। R3 में कौन प्रतिरोध है? तो माइनस लेंगे I1 प्लस I2 इसके साथ R3, कंप्लीट हुआ प्रतिरोध बराबर। फिर से वहीं से चलो जहां से चले थे। इसमें कई ठो बैटरी लगी है, कहां से चले थे? D से ना। तो लास्ट वाली खुटी क्या लेंगे? माइनस E2 ना, माइनस माइनस कॉमन लेके कटा दीजिए, I2 R2 और प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर कितना? E2। ये रहा तुम्हारा बंद पास का समीकरण।